हेलो एवरीवन, मैं उसी शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। कल मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था जो था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ए से लेके एम ये डिस्टेंस है, मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल डी से, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी ए से लेके एम तक का डिस्टेंस जो मैंने डिनोट किया हूं डी से, इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉड। तो कैसे निकालते हैं, आपको एक पॉइंट का डिस्टेंस ये याद रहेगा। मैं अगर कभी भी आपसे कहूं कि आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, आपको निकालना है डिस्टेंस या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ भी बोलो, इस पॉइंट से किस पे, एक प्लेन पे। प्लेन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहां से d यानी जो डिस्टेंस है या जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो भी पूछा हुआ है उसकी वैल्यू क्या आती है, मॉड ऑफ a, x के जगह आ जाएगा x1 प्लस बी, y के जगह आ जाएगा y1 प्लस c, z के जगह आ जाएगा z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रहेगा ना फॉर्मूला सबको। तो चलिए देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 -1 0 from the plane 2x plus y plus 2z plus 8 इक्वल्स टू 0। देखिए क्या दिया हुआ आपको, आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से। कोई फॉर्मूला पता है क्या हम लोगों को, पता है तो आप लिखेंगे v नो दैट। क्या पता है आपको, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, क्या रहता है फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते। देयरफॉर द डिस्टेंस, इसको मैं डिनोट करता हूं डी से, ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 2 -1 0 फ्रॉम द प्लेन, कौन सा प्लेन है, 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज, क्या आएगा आपके लिए, मैंने डिस्टेंस को कैसे डिनोट कर दिया हूं, d से, तो आ जाएगा d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, क्या आती वैल्यू, पहले आपको a जैसा है वैसा रखना है, a की जगह है 2, फिर आता है x1, x के जगह डालो x1, x1 का पॉइंट क्या है प्लस b, b की वैल्यू है 1 इंटू y1 तो आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू z, z की जगह है 0 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। समझा ना यहाँ पे। अगर ऐसे में आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हियर मेरे पास a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है और z1 क्या है, बताइए। a के जगह क्या है 2, b के जगह क्या है 1, c के जगह क्या है 2, d के जगह क्या है 8, x1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, y1 -1, z1 0, और फिर आप ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते। समझे पक्के में, इजी है, सब लोग कर सकते हैं इसको आराम से। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस की वैल्यू 2 2 जार
4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9। तो क्या है वैल्यू 8 प्लस 4 12 12 में से 1 गया था इनका मॉड ऑफ 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बाहर आएंगे तो एज इट इज आएंगे। तो क्या है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 11/3। कैसे निकाले समझा? इजी है क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी आपको अगर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन निकालना है तो क्या करना पड़ता, जो प्लेन दिया हुआ है वही प्लेन एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे। बस यहाँ पे x के जगह जो भी कोऑर्डिनेट है उसे डाल दीजिए, y के जगह जो भी कोऑर्डिनेट है डाल दीजिए, z के जगह जो भी कोऑर्डिनेट है डाल दीजिए और अंडर रूट ऑफ उसकी वैल्यू आ जाएगा। इजी है। अब इसमें इतना इजी तो आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे क्या पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए जो कुछ डिस्टेंस पे। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से दिखेगा हमें, कुछ इस तरीके से। फाइंड the equations of the plane parallel to the plane x plus 2y plus 2z plus 8 equals to 0, which are at distance of 2 units from the point 1 1 2। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। आपका प्लेन्स कैसे है, यहाँ पे पैरेलल है गिवन प्लेन से। अब जो भी पैरेलल प्लेन रहते हैं ना, उनके ये जो डायरेक्शन रेशियोज वाली वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होती है, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू। क्यों? आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने लिखा था किसी भी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, जहां पे ये a b c ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं पक्के में। तो डायरेक्शन रेशियो काय के होते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन। अब मैं कह रहा हूं दो प्लेन पैरेलल है, जैसे मेरा ये एक प्लेन है ये दूसरा प्लेन है, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल है। अब अगर मैं पहले प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ कर किया, ये नॉर्मल है, दूसरा प्लेन कैसा है इसके साथ, पैरेलल है। तो इसकी नॉर्मल भी इसको परपेंडिकुलर है, इसकी नॉर्मल भी इसको परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के लिए कैसे आ रही है हमारी सेम नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दो प्लेन पैरेलल है। तो उस पर परपेंडिकुलर अगर मैं एक ही ड्रॉ करूं तो दोनों को कैसे हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। मतलब जब भी आपको दिया रहे कि प्लेन्स कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन भी कैसे रहेंगे हमारे लिए, सेम रहेंगे। यानी ए बी और सी की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे, एक डी चेंज हो सकता है। तो कभी भी आपको किसी पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालना हो तो आपको क्या करना है, ये सामने वाला पार्ट एज इट इज लिखना है, बस क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। समझा पक्के में? किसी को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, the equation of plane parallel to the plane x plus 2y plus 2z plus 8 equals to 0 is x plus 2y plus 2z plus lambda equals to 0, where lambda is the scalar। आगे अनेक कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है लैम्बडा की। कैसे लिखा समझ में आया? तो जब भी आपको प्लेन पैरेलल दिया हुआ हो तो आपको क्या याद रखना है, शुरुआत वाले पार्ट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होंगी, ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मैंने शुरुआत वाला पार्ट एज इट इज लिखा और कांस्टेंट वैल्यू क्या आएंगी पता नहीं, तो मैंने उसको क्या डाल दिया, लैम्बडा डाल दिया।
तो अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले काय की वैल्यू चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। अब वो कैसे निकालूंगा, हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो प्लेन है वो कैसा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट दिया हुआ है। और हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ऑल्सो वी नो दैट, क्या पता है आपको, द डिस्टेंस of a plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 from point x1 y1 z1 is given by d is equals to mod of, क्या करना पड़ता हमको, a x1 x की जगह x1 डाल दो प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब आप देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस की वैल्यू है 2 यूनिट, तो आप लिख देंगे हियर डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 यूनिट। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, x1 y1 z1 सब मेंशन करो। कौन से वाला प्लेन है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड प्लेन रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पे। तो चलिए वाले प्लेन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइए a की वैल्यू क्या है, 1 इंटू एक्स है तो a की वैल्यू होगी 1, 2 इंटू वाई है तो b की वैल्यू होगी 2, c इंटू जेड है तो c की वैल्यू होगी 2, प्लस d रहता है तो d की वैल्यू हो गई लैम्बडा। तो इसके बाद x1 पॉइंट दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 1 2, तो आ गया 1 1 2 आ गया। बस अब कर दीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर डी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 1 इंटू 1 1 प्लस b y1 2 इंटू 1 2 प्लस c z1 2 इंटू 2 4 प्लस d यानी लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो क्या है वैल्यू 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7 टाइम्स 7 प्लस लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 आएगा। हमें यहाँ से काय की वैल्यू चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। लैम्बडा काय के अंदर है, मॉड के अंदर है, मतलब वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो हम इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बताइए क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, मॉड का स्क्वायर ले रहे हो आप तो मॉड को हटा सकते हैं, हमें बचेगा यहाँ पे 7 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा, क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायर लेके वैल्यू को, तो यहाँ पे वैल्यू मॉड की कैंसिल हो सकती है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4 9 आर 36 इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 7 का स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्बडा प्लस 7 की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर है 6 का। और देखो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, हमें क्या दिया हुआ है, लैम्बडा प्लस 7 अपॉन 3 की वैल्यू दी हुई है। अब देखो ये मॉड है, मॉड का मतलब अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू रहे चाहे नेगेटिव वैल्यू रहे, बाहर आने के बाद क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो अगर आपको मॉड हटाना है तो दो मेथड होते हैं, एक या तो आप स्क्वायर कर दो या तो यहां से मॉड को डायरेक्ट हटा दो। 7 प्लस लैम्बडा प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू राइट साइड में डाल दो प्लस माइनस, दोनों का मतलब सेम होता है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2 6 टाइम प्लस माइनस 6। तो देख रहा ये मेथड से जाओ चाहे
ये मेथड से जाओ, दोनों से आंसर सेम आता है, तो आपके ऊपर है। आपको अगर मॉड हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो लैम्बडा हट गया आपकी वैल्यू, मॉड हटा लिए तो यहाँ पे स्क्वायर कर लिए, फिर स्क्वायर रूट ले लिए, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद दो वैल्यू है, प्लस और माइनस। या तो फिर आप डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं, कैसे, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस। तो दोनों में से आपको जो भी मेथड आसान लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ से लैम्बडा की आपके पास कितनी वैल्यू आ रही, दो वैल्यू आ रही, यानी लैम्बडा प्लस 7 की वैल्यू प्लस 6 भी हो सकती है, लैम्बडा प्लस 7 की वैल्यू माइनस 6 भी हो सकती है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएंगे, 6, यहाँ पे प्लस 7 इधर आया तो माइनस 7, लैम्बडा की वैल्यू माइनस 6 इधर गया तो प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7। तो लैम्बडा की एक वैल्यू आई 6 में से 7 गया तो -1, और लैम्बडा की दूसरी वैल्यू है -6 -7, जो आ गया -30। तो बताओ क्या आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन्स आर, क्योंकि लैम्बडा की दो वैल्यू मिली तो मेरे पास कितने प्लेन आ गए, दो। क्या है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हमारी, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। है पहली हमारी लैम्बडा की वैल्यू क्या आई, एक लैम्बडा की वैल्यू आई मेरी -1, यहाँ पे आगे पहली लैम्बडा की वैल्यू -1, एंड दूसरी आ जाएंगे x प्लस 2y प्लस 2z, दूसरे लैम्बडा की वैल्यू जो है -30 इक्वल टू 0। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, इजी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो याद क्या रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद रखना है कि जब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, अगर मुझे दिए हुए हैं प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स में शुरुआत की इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी जगह मुझे क्या लिख देना पड़ता है, लैम्बडा, जहां पे लैम्बडा स्केलर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स, तो ऐसे मुझे कितने प्लेन मिलने वाले हैं, दो मिलने वाले। तो मैं उन्हें कैसे निकालूंगा, मैं यूज करूंगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट x1 y1 z1, क्या रहता है, d इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर हमने देखा कि इसके हिसाब से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 8, x1 है 1, y1 है 1, z1 है 2। हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व किया, तो मुझे मिला 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 7 प्लस लैम्बडा बाय 3। कभी भी मॉड को हटाना है तो दो मेथड है, एक तो स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगा लोगे तो मॉड हट जाएगा, या तो डायरेक्टली मॉड को हटाओ, जैसे ही मॉड हटाओगे तो आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, दो वैल्यू लेना है, एक प्लस और एक माइनस। दोनों से आंसर कैसा है हमारा, सेम। लैम्बडा की दो वैल्यूज आई तो हम लैम्बडा की दो वैल्यूज हमारे फाइनल आंसर में डाल देंगे। हमारा आंसर क्या आया था, x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। लैम्बडा की जगह पहली वैल्यू -1 पहला प्लेन हो गया, लैम्बडा की जगह दूसरी वैल्यू -13 तो दूसरा प्लेन आ गया। इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कर लेंगे सब लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट समझा ना, पहले हमने स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, मॉड पे स्क्वायर ले रहे हो तो अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों का स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव ही आने वाली है। तो आगे 7 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गई, 4 9 36 आया। तो मैंने लिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 प्लस लैम्बडा 36 का स्क्वायर है 6 का, लेकिन -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, प्लस -6। कैसे लिखा समझा ना। चलिए फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x -2y प्लस 2z -4
equals to 0, which is at unit distance from the point 1 2 आएगा ऐसा। अब क्या कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पैरेलल टू द प्लेन, ये वाला विच इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। यूनिट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट है। तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वाले प्लेन कैसे हैं, पैरेलल है, तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज आएंगी, बस ये जो d वाली वैल्यू है वो हो जाती है चेंज। d की जगह हम क्या लेते हैं, लैम्बडा। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। क्यों रहता है, तो समझ रहा है ना, क्योंकि अगर प्लेन पैरेलल है तो नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, सेम। प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 इस क्या आ जाएगा, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, वेयर लैम्बडा इज अ स्केल। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस, दिया हुआ है और हमको पता है कि हम पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते प्लेन का, पता है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, द डिस्टेंस डी ऑफ अ प्लेन, कौन सा प्लेन, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन बाय, क्या रहता फॉर्मूला, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहेगा ऐसा। चलिए हमें कौन से प्लेन का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दूसरे वाले प्लेन का, तो हमें इसे देखना है, ये रहेगा a b c और ये d की वैल्यू रहेगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कैपिटल D दिया हुआ है क्या, मुझे दिया हुआ है, कह रहा है यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो कैपिटल D की वैल्यू दी हुई है a b c। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल देखो, ये इस फॉर्म में हो गया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2, स्मॉल d की वैल्यू लैम्बडा, और हमारे पास x1 y1 z1 भी है क्या, देखो तो x1 कौन सा पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, तो x1 हो गया 1, y1 हो गया 2, z1 हो गया। बस अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को कर देना है सब्स्टिट्यूट यहाँ पे। तो बताइए क्या मिलेगा, डिस्टेंस कितना है 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a x1, a की वैल्यू है 1, x1 हो गया 1, प्लस b y1, b की वैल्यू है -2, y1 हो गया 2, प्लस c z1, c की वैल्यू है 2, z1 की वैल्यू है 3, प्लस d, d की वैल्यू है लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा। तो क्या मिलेंगी वैल्यू आपको, 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 1 जार 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जार 4 प्लस 3 2 जार 6 प्लस लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ, क्या मिलेंगी वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9। तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा आ गया 6 में से 4 गया 2 2 प्लस 1 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3।
आता है। अब वो स्क्वायर वगैरह लेने की जगह डायरेक्ट सोल्व कर लो इसे। मुझे पता है कि हम मॉड कैसे हटाते हैं। मॉड हटाने के लिए क्या करो, जो वाली वैल्यू मॉड के अंदर थी उसको एज इट इज लिख दो, और जो दूसरे साइड में वैल्यू थी उसको प्लस माइनस साइन के साथ लिख दो। आ जाएगा। अब डायरेक्ट करना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट बार बार लेने की जरूरत नहीं है, कर सकते डायरेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, इधर से मॉड को हटा दो, दूसरे साइड में प्लस और माइनस डाल दो, हट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर आएगा प्लस माइनस 3। इसका मतलब लैम्बडा प्लस 3 की वैल्यू प्लस 3 भी है, या तो लैम्बडा प्लस 3 की वैल्यू माइनस 3 भी है। और की जगह एंड डाल देते हैं बोले, क्योंकि दोनों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो बताओ लैम्बडा की पहली वैल्यू क्या आएंगी, प्लस 3, इधर गया तो माइनस 3, एंड लैम्बडा की वैल्यू प्लस 3, उधर गया तो माइनस 3, 3 में तो 3 गया 0, एंड लैम्बडा की वैल्यू माइनस 3 माइनस 6 आ गया। तो हम लिख सकते फाइनल आंसर, लिख सकते था आप, देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन्स आर, क्या थी इक्वेशन हमारी प्लेन की, ये हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा। पहले लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 0, 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं। एंड दूसरे इसमें x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्बडा, दूसरी लैम्बडा की वैल्यू है माइनस 6 इक्वल्स टू, ये दो हुई हमारी इक्वेशंस ऑफ प्लेन। आसान था, समझा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो भी कर लेते हैं हम लोग, जो है शो दैट द पॉइंट्स -3, 0, 1 and 1, 1, 1 are equidistant from the plane 3x plus 4y minus 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब क्या बोल रहा है, आपको दिखाना है कि ये दो पॉइंट हमारे इस प्लेन से कैसे हैं, इक्विडिस्टेंट है, मतलब d की वैल्यू दोनों के लिए कैसी है, सेम है। तो बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ax plus by plus cz plus d equals to 0 from the point x1 y1 z1 is given by, क्या रहता फॉर्मूला, d is equals to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root of a square plus b square plus c square रहता। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चेंज हो रहा है दोनों, तो चलिए बताएंगे। therefore the distance, therefore the distance, पहले वाले पॉइंट के डिस्टेंस को मैं d1 से डिनोट करता हूं, दूसरे वाले पॉइंट को d2 से, तो डिस्टेंस d2 ऑफ द प्लेन, क्या है प्लेन मेरे पास, 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट x1 के जगह है -3, y1 के जगह है 0, z1 के जगह है 1, इस क्या आएगा, d1 इज इक्वल्स टू मॉड a 3, x के जगह x1 -3 प्लस b यानी 4, y के जगह y1 प्लस c यानी -4, z के जगह
z1 प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -12 का आएगा। तो बताइए क्या आएंगे वैल्यू, मॉड प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 9, 4 इंटू 0 0, 12 1 12, लेकिन कौन सा साइन है माइनस, प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो क्या आएंगी वैल्यू, -12 -9 हो जाएगा माइनस, नहीं तो इसको ऐसे सॉल्व करते ना, -12 प्लस 13 बचेगा +1, -9 + 1 -8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 6 10, 10 + 9 19, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 4 16, आएगा 169, आएगा मॉड ऑफ -8 अपॉन 169, काय का स्क्वायर है 13 का। अब मॉड के बाहर वैल्यू आएंगी तो प्लस माइनस कैंसिल आएंगे, वैल्यू 8 अपॉन 13। तो मेरी D1 की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन 13 आ गया। सिमिलरली अब मैं क्या निकालूंगा, द डिस्टेंस D2 ऑफ द प्लेन। कौन सा प्लेन है हमारा, यही वाला है, distance D2 of the plane from the point, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है मुझे 1 1 1, इस क्या आ जाएगा D2 की वैल्यू मॉड ऑफ A यानी 3, x के जगह x प्लस b यानी 4, y के जगह y1 प्लस c मतलब -12, z के जगह z1 प्लस 13 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। नीचे की वैल्यू तो हमने पढ़ा क्या आती, 13 आती, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 1 जार प्लस 4 1 जार 4, -12 प्लस 13, 13 और 12 बचेगा 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8 था, 8 अपॉन 13, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव ही रहती है। देखो D2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 अपॉन 13, दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो आप लिख सकते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपने क्या प्रूव कर दिया, D1 इक्वल है D2 से। D1 क्या था, डिस्टेंस, क्या मैंने यहाँ पे D2 लिख दिया हूं क्या, डिस्टेंस D1, D1 तो D1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट था, और D2 क्या था, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम सेकेंड पॉइंट। दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, इक्विडिस्टेंट हो गए। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर द पॉइंट पहला एंड दूसरा आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस प्लेन। आगे इजी है, समझा सबको, उम्मीद है सबको वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है find the equation of the plane parallel to 3x minus y plus 3z equals to 8 and passing through the point 1 1। अब देखिए ये क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? हमें इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स निकालना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस दिया रहता था मुझे कि इतने डिस्टेंस पे, तो मुझे क्या लगाना पड़ता था, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे कह रहा है कि आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पैरेलल है। पैरेलल है मतलब वाली वैल्यू सेम रहने वाली, बस क्या चेंज होने वाला है, कांस्टेंट चेंज होने वाला है। बट ये जो प्लेन है ये पास करता है इस पॉइंट से,
अगर कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है मतलब वो पॉइंट उस प्लेन पे प्रेजेंट है, तो उसने उसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान हो गया। आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, क्या इक्वेशन, 3x माइनस वाई प्लस 3z, यहाँ पे प्लस 8 इधर आया तो -8 इक्वल टू 0 इज, क्या रहेंगे, पूरी वैल्यू सेम, क्योंकि अगर दोनों प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल सेम रहने वाले पाएंगे। 3x माइनस वाई प्लस 3z प्लस लैम्बडा इक्वल टू इक्वेशन 1 वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब आप एक चीज देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये क्या है, पास कर रहा है इस पॉइंट से, कर रहा है, तो आप लिखेंगे एज द रिक्वायर्ड प्लेन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर 1 से, passes through point 1 1 1, therefore it should satisfy equation 1, है ना, क्योंकि हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट हमारे प्लेन में है। अगर पॉइंट प्लेन में है तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना है, मतलब इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मतलब क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दी है पॉइंट में 1, प्लस सॉरी माइनस वाई, तो आ जाएगा माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है 1, प्लस 3 इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या है 1, प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो 3 1 जार 3, माइनस 1 प्लस 3 1 जार 3 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 3 6, 6 में से 5, 6 में से 1 गया तो 5, प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस 5, इधर ही तो -5, बस पुट कर दो लैम्बडा की वैल्यू, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएंगे, 3x माइनस वाई प्लस 3z, 3x माइनस वाई प्लस 3z प्लस लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। आ गया फाइनल आंसर, कोई भी दिक्कत, तो आप देख रहे हैं अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गए हैं तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे आप उसके आंसर निकाल सकते हैं। मेन क्या है, आपको कंसेप्ट पकड़ में आने चाहिए, अगर लाइन पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कैसे आएंगे, सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और बहुत ज्यादा घुमाया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है obtain the equation of plane passing through point 2 3 1 and 4 minus 5 3 parallel to x axis। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, साथ साथ पैरेलल है एक्स एक्सिस। अब समझे आगे बात, अब सपोज कि मेरे पास ये जो बुक है ये हो गया मेरा एक प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन। अब इसके ऊपर ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, अब जूम करो, ये जो है आपका पहला पॉइंट है, ये जो है आपका दूसरा पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पे, हमारे प्लेन पे। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो ये दोनों पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे, करेंगे तो वो लाइन किसके ऊपर आएंगे, आपके प्लेन के ऊपर आएगी। अब ये प्लेन है, यहां से ये जो प्लेन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को, अज्यूम करके चलो ये एक्स एक्सिस है,
तो ये प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, दोनों कैसे हैं एक दूसरे को पैरेलल है। तो अगर मैं एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ करता हूं तो वो कैसा रहेगा, नॉर्मल टू एक्स एक्सिस पे रहेगा यानी हमारा जो पॉइंट रहेगा वो फिर कैसा रहेगा, एक नॉर्मल, दोनों के दोनों इसको कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। समझ में आया ना पक्के में, सच में समझ रहा है। जैसे देखिए मेरा हाथ है, ये हाथ को ले लीजिए आप, आपका रिक्वायर्ड प्लेन ले रहे हैं, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये पकड़ लो, पॉइंट ए है 2 3 1, ये नीचे वाला पॉइंट है ये बी है 4 -5 3। तो ये जो गैप से लाइनिंग आती हुई दिख रही है आपको, ये लाइन क्या कर रही है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही, कर दी। अब ये जो लाइन है वो इस हाथ के ऊपर है, मतलब प्लेन के ऊपर है तो वाली लाइन और वो प्लेन दोनों एक ही है। अब मैं बोल रहा हूं मेरा ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस पे, दूसरा हाथ मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस। अब ये जो ए बी था मैंने इसको ड्रॉ किया नॉर्मल, ड्रॉ किया ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो इस हाथ को भी कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन ए बी को भी परपेंडिकुलर है और प्लेन को भी परपेंडिकुलर है। ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो मेरा ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस को, मतलब मेरा नॉर्मल टू द प्लेन, ये लाइन ए बी को भी परपेंडिकुलर है, ये प्लेन को भी परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है पक्के में। तो चलिए आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, द रिक्वायर्ड प्लेन passes through पॉइंट, पहले वाले को नाम देता हूं ए, टायर 2 3 1, एंड दूसरे वाले को नाम देता हूं बी, जाएगा 4 -5। आ गया यहां तक। तो चलिए अब हम इसके निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। स्टार्टिंग है देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल, आएगा 4 -2 -5 -3 3 -1, दैट इज 4 में से 2 गया 2, -5 -3 -8, 3 में से 1 गया 2, दैट इज सब 2 के टेबल में आते, 2 1 2 2 4 8 2 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं इसे ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज पहले वाले को मैं A1 ले लेता हूं, B1 ले लेता हूं, C1 ले लेता हूं। ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया लाइन ए बी। ये लाइन ए बी काहे में है, मेरे प्लेन के ऊपर है। सेकंड बताइए, आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस, तो ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर। बताइए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या रहते हैं, 1 0 0, याद है, वाई एक्सिस के 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, A2 1 B2 0 C2 0। क्यों, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस होते हैं 1 0 0, याद रहेगा पक्के में। अब कभी भी आपको अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना पड़ता है तो वो कैसी रहती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 रहती है, ऐसा पक्के में। तो आपको अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है तो a b c d, ये क्या रहते हैं, यहाँ पे a b c रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन रहते हैं। तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन of the required plane B ax plus by plus cz plus d equals to 0, where a b c are direction ratios of normal to the plane। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब समझता है ना,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो अगर ये जो ब्लैक पेन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब ये मेरे रिक्वायर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर रिक्वायर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर तो ए बी को भी परपेंडिकुलर रहना। साथ साथ मेरा रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो ये जो नॉर्मल है कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस को भी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द नॉर्मल टू द प्लेन having direction ratios A, B, C is perpendicular to both A, B and X axis। ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। क्या कह रहा हूं मैं, A पॉइंट हो गया 2, 3, 1, B पॉइंट हो गया 4, -5, 3। ये लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है। तो हमने इसके क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब मैं इस प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूं नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा इस प्लेन को। अगर ये नॉर्मल इस प्लेन को परपेंडिकुलर तो ए बी ये लाइन को भी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। साथ साथ मेरा ये प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर ये प्लेन को मैं कुछ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उससे पैरेलल जो ये एक्स एक्सिस है उसको भी कैसा रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, if two lines having direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are perpendicular, then A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ गई। तो देखिए पहला हमारा जो ये नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है ए बी को। ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है आपके पास, 1, -4, 1। क्या है, 1, -4, 1। और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो हमने क्या पढ़ा, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन रेशियो ऐसे रहे तो क्या होता, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू क्या आती, 0। यानी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो 1 इंटू दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो a प्लस दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो -4 इंटू b प्लस 1 इंटू वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। एंड सिमिलरली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 0, 0। अब मेरा नॉर्मल और एक्स एक्सिस भी कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो सम ऑफ प्रोडक्ट उनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। यानी ए जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आएगा 1 इंटू ए, प्लस 0 जाके मल्टीप्लाई होगा बी से तो आएगा 0 इंटू बी, प्लस 0 जाके मल्टीप्लाई होगा सी से तो आएगा 0 इंटू सी। इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0। तो क्या मिला आपको, a इंटू 1 a -4b प्लस c इक्वल टू 0 एंड a1 a 0 इंटू बी 0, 0 इंटू सी 0। यानी a की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 0। सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने इक्वेशन दिया है क्या, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो इसे देते हैं इक्वेशन 2, इसे देते हैं इक्वेशन, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड क्या मिलेगा आपको, a की जगह डाल दो 0 तो आएगा 0 -4b प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो c इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ से b अपॉन c की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। समझा ना, c इक्वल टू 4b था, मतलब 4b की वैल्यू है c। यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवीजन में, तो b अपॉन c इक्वल टू 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवीजन आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं। तो मेरा b की वैल्यू आ रही है 1/, फिर b/c की वैल्यू आ रही है 1/4। अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, k से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं b को लिख सकता हूँ k, c को लिख सकता हूँ 4, वेयर k इज कॉमन मल्टीपल। ये वाला लॉजिक याद है ना सब लोगों को। अगर आपको b अपॉन c ये सपोज दिया हुआ है 4/5, ये रेशियो 4/5 कब आया होगा,
जब कोई ना कोई वैल्यू का आपने काटा होगा, वो जो कॉमन वैल्यू आपने काटी थी आपने उसको क्या ले लिया, के ले लिया। तो इस हिसाब से बी की वैल्यू हो जाएंगी 4k, सी की वैल्यू हो जाएंगी 5 होंगी। यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो था वो क्या था, b/c इज इक्वल टू 1/4। तो ये कुछ ना कुछ काटने के बाद वैल्यू आ सकती है। जैसे अगर ये होता 5/20 तो मैं 5 को क्या लिख सकता, 5 1 5, 20 को क्या लिख सकता 5 4 20। ये 5 5 कटाऊंगा उसके बाद ये 1/4 आऊंगा। तो ये जो कटने वाली वैल्यू रहती है इसे मैं डिनोट कर दूंगा k से। मैंने इसको लिख दिया 1 into k, इसको लिख दिया 4 into k, जहां पे k क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल। ये करने के बाद न्यूमरेटर इक्वल होता है न्यूमरेटर पे, तो b की वैल्यू आ गई k, डिनोमिनेटर इक्वल होता है डिनोमिनेटर पे, c की वैल्यू आ गई 4 आ गई। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या है, देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन r। बताइए क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या लिए थे, ए बी सी। ए की वैल्यू क्या आई 0, बी की वैल्यू क्या आई k, सी की वैल्यू क्या आई 4k। सबके सब k से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय k कर दो। 0 को k से डिवाइड किए, k डिवाइड बाय k 1, 4k डिवाइड बाय k 4। तो क्या है डायरेक्शन रेशियो 0 1 4 आ गया। तो आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, c की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगी, मैंने क्या लिया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 लिया था ऐसे, जहां पे a b c क्या रहेंगे, मैंने कहा था डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द, मैंने डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन क्या निकाला, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। तो क्या मिला मुझे इक्वेशन 1 into y प्लस 4 into z 4z प्लस d इक्वल टू 0 आ गया। ऐसा किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी भी जो मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाला हूं यहाँ पे क्या आ रहा है, d आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी मिली है क्या, नहीं मिली। तो कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमारा जो प्लेन है ये पास करता है ये दो पॉइंट से। तो अगर ये दो पॉइंट से पास करता है तो ये प्लेन, ये जो पॉइंट है पक्के में किसके ऊपर होंगे, प्लेन के ऊपर। तो इन्होंने इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे as this required plane passes through point, कौन से पॉइंट से पास करता है वो, पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 1, therefore it should satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन में कौन सी लेके आ गया हूं, इक्वेशन नंबर 4 तक, क्योंकि मैंने डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू 1 पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिली इक्वेशन नंबर 4 है। तो चलिए कर दीजिए सेटिस्फाई। जहां जहां पे x है उसकी जगह 2 डालो, जहां जहां पे y है उसकी जगह 3 डालो, जहां जहां पे z है उसकी जगह 1 डालो। तो बताओ क्या मिलेगा, इक्वेशन 4 बिकम y की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू z की वैल्यू है 1 प्लस d इक्वल टू 0। मतलब क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 1 4 प्लस d इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 3 प्लस 4 7, इधर प्लस 7 इधर गया तो -7 आ गया। आप लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या आएगा, y प्लस 4z प्लस डी की वैल्यू क्या है -7 इक्वल टू। तो यार क्वेश्चन में हार्ड पार्ट क्या है कि आपको चीजें इमेजिन करनी आनी चाहिए कि अगर प्लेन दो पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब मैं दो पॉइंट को जोड़ने के लिए क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर वो पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो वो जो लाइन जो ज्वाइन करेंगी उनको वो भी किसके ऊपर रहेंगी, प्लेन के ऊपर। अगर प्लेन के ऊपर कोई लाइन है और मैं प्लेन पे ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल, तो उस लाइन पे भी वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा।
और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन कितना आता है, 0 आता है। मैं कह रहा हूं मेरा प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, अगर मेरा प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो जो मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा मेरे प्लेन को, नॉर्मल रहेगा इस एक्स एक्सिस को भी रहेगा। तो फिर से सेम लॉजिक की डायरेक्शन रेशियो, अगर आप फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो लोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, आ जाएगी। तो उम्मीद है आधा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे कितना भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे तो उम्मीद है आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। देखिए, अ प्लेन meets the coordinate axis at point A, B, C such that the centroid of the triangle is the point A, B, C. Show that the equation of the plane is x upon A plus y upon B plus z upon C इक्वल्स टू, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि एक प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट करता है एट पॉइंट ए बी एंड सी, यानी एक्स एक्सिस को एट पॉइंट ए, वाई एक्सिस को एट पॉइंट बी, जेड एक्सिस को एट पॉइंट सी। तो अगर आप इनका सेंट्रॉइड निकालोगे तो आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ए बी सी। तो आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन से फॉर्म में लिखना है, x अपॉन सम वैल्यू, y अपॉन सम वैल्यू, z अपॉन सम वैल्यू इज इक्वल टू के फॉर्म में। तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को इसी तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन P, क्या ले लेंगे, x अपॉन P प्लस y अपॉन Q प्लस z अपॉन R इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों लिखा, आप लोगों ने देखा था हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा था Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P। अगर मैं इस इक्वेशन को कर दूं डिवाइड बाय P तो क्या बनेगा, Lx अपॉन P प्लस My अपॉन P प्लस Nz अपॉन P इज इक्वल्स टू P अपॉन P, वैल्यू आ जाएंगी 1। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, x अपॉन, यहाँ पे p जैसा था ऐसा, l कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, तो इसी में लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, प्लस y अपॉन प्लस y अपॉन, p जैसा था वैसा, m कहाँ पे न्यूमरेटर में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, प्लस z अपॉन p जैसा था वैसा, n है न्यूमरेटर में, इसे लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ, यानी x डिवाइड बाय सम वैल्यू प्लस y डिवाइड बाय सम वैल्यू प्लस z डिवाइड बाय सम वैल्यू इक्वल्स टू 1। ये भी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 के भी फॉर्म में लिख सकता हूं। मैं lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p के भी फॉर्म में लिख सकता हूं। यहाँ पे p क्या रहता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रहता है। और मैं चाहूं तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x को डिवाइड किए कोई वैल्यू से प्लस y को डिवाइड किए कोई वैल्यू से प्लस z को डिवाइड किए कोई वैल्यू से इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक। तो मैंने ये वाले फॉर्म में लिखा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड आंसर उस फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है। वहां पर उन्होंने आंसर उसी फॉर्म में पूछे, तो जिस फॉर्म में आंसर पूछा है मैं उसी फॉर्म में इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्लेन है ये मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस याद है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस,
होती है। तो जब भी कोई प्लेन एक्स एक्सिस पे मीट करेगा तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे प्लेन वन मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए आएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या आ जाएगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर क्या आ जाएगा बताओ। एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है ए, तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब y कोऑर्डिनेट भी जीरो, मतलब x अपॉन पी प्लस वाई की जगह आ गया जीरो, जीरो कितने पे डिवाइड करो, जीरो, प्लस z अपॉन आर, z का ऑर्डिनेट भी क्या है, जीरो, जीरो अपॉन आर कितना आ जाएगा, जीरो, इक्वल टू वन। जीरो ऐड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x कोऑर्डिनेट आ गया p जीरो जीरो आ गया। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू वन। इस फॉर्म में भी आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। सिमिलरली अब हम बाकी पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे प्लेन वन मीट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर। बताइए वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो। तो एक्स की वैल्यू भी जीरो, जेड की वैल्यू भी जीरो। तो जीरो किससे भी डिवाइड करो आंसर आता है जीरो, ऐड करने पे कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो आएगा वाई अपॉन क्यू इक्वल टू वन। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आ गई। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट क्यू, जेड कोऑर्डिनेट जीरो। कैसे निकाल रहे समझ रहे हैं ना पक्के में। और लास्ट प्लेन वन meets z axis, plane 1 meets z axis at point C, therefore coordinates of point C are। बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या आ जाएगा, C है z एक्सिस में, z एक्सिस के लिए x और y कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। तो बताइए एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, तो आएगा जीरो बाय पी प्लस जीरो बाय क्यू प्लस जेड बाय आर इक्वल टू वन। ये दोनों वैल्यू होगी जीरो, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएंगी, आर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब आपने देखो आपने पूरा एबीसी ट्रायंगल बना लिया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाल लिए, पी जीरो जीरो। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपने क्या निकाल लिए, जीरो क्यू जीरो। और पॉइंट सी के क्या कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जीरो जीरो। अब हमें क्या चाहिए, सेंट्रॉइड चाहिए। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल having vertices x1 y1 z1 x2 y2 z2 and x3 y3 z2 इस क्या आता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, याद है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, यानी तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3, तीनों के z कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय। आएगा ये फॉर्मूला याद है सबको, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, क्या होता है उसके कोऑर्डिनेट, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, z1 plus z2 plus z3 by 3 आएगा। तो आप बताइए क्या मिलेगा आपको, therefore coordinates of
सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या आ जाएंगे? ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z। तो क्या आएगा? x1 यानी p प्लस x2 यानी 0 प्लस x3 यानी 0 y3, y1 मतलब 0 प्लस y2 मतलब p प्लस y3 मतलब 0 y3, z1 मतलब 0 प्लस z2 मतलब 0 प्लस z3 मतलब r बाय 3, दैट इज p प्लस 0 आएगा p, तो आया p बाय 3, p बाय 3 r बाय 3। तो ये आने चाहिए आपके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं इस इक्वेशन को सही मान के चलूं तो, जो मैंने इक्वेशन बनाया था। बट मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे बट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, यहां पे मेंशन कर दो, ए बी सी इज द पॉइंट ए बी सी। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट से, तो p बाय 3 की वैल्यू आ जाएंगी a। y कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा y कोऑर्डिनेट से, मतलब 2 बाय 3 की वैल्यू आ जाएंगी b। z कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा z कोऑर्डिनेट से, मतलब r बाय 3 की वैल्यू आ जाएंगी c। क्यों? क्योंकि पहला वाला भी है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दूसरा वाला भी है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल के कितने सेंट्रॉइड होते हैं? एक। मतलब ये दोनों कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। मतलब p की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3 इंटू ए 3 है, q की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3 इंटू बी 3, r की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 3 आ जाएगा। इसे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1। पुट p इक्वल टू 3a, q इक्वल टू 3b, r इक्वल टू 3c इन 1b। क्या थी हमारी इक्वेशन? ये लिए थे हमने, ये थी हमारी इक्वेशन x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r इक्वल टू 1। हमारे पास p q r की वैल्यू, तो x अपॉन p की वैल्यू है 3 है, y अपॉन q की वैल्यू है 3, z अपॉन r की वैल्यू है 3 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 3 3 कैंसिल आएगा, x अपॉन a 3 3 कैंसिल आएगा, y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 3 1 जार। समझे? आया तो 3 कॉमन निकाले, डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ तो ब्रैकेट डाल दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड पे, तो यहाँ का 3 कॉमन निकल के 3 3 कैंसिल, और यहाँ पे 3 1 जार 3। और यही आपको प्रूव करना था कि x अपॉन a प्लस y अपॉन p प्लस z अपॉन c की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज याद रखने का है आपको? जब भी इस फॉर्म में आंसर निकालना हो तो आप इस फॉर्म में आंसर लिखेंगे, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू, फिर तो आसान था, जो एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। जैसे x एक्सिस को पॉइंट a पे इंटरसेप्ट किया, तो x एक्सिस के लिए y और z कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस के लिए x और z कोऑर्डिनेट 0, z एक्सिस के लिए x और y कोऑर्डिनेट। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर हमारा होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।